नहीं बताएंगे भाई। बात कर रहे हैं जीन थेरेपी की। हमें ऐसा लगता था कि हम जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। अब तुम्हें याद हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह की होती हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। अगर कोई जेनेटिक बीमारी किसी जीन की वजह से हो मेंडेलियन, और क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने की वजह से हो तो क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल को हम ठीक ही नहीं कर सकते। तो पता है, जब हम एमनियोसेंटेसिस कराया करते हैं, एमनियोसेंटेसिस से आप जिस जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड करते हो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई टेस्ट बना ही नहीं है जो हमारे अंदर मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रेस कर सके। यानी हम जिस जेनेटिक बीमारी का पता लगा सकते हैं वो मेंडेलियन नहीं है, वो क्या है? क्रोमोसोमल। तो सर उस केस में क्या इलाज करते हैं? नहीं, उस केस में बच्चे का अबॉर्शन किया जाता है कि बच्चा ऐसे अगर प्रॉब्लम से पैदा होगा तो फिर लाइफ टाइम सफ़र करेगा, तो वहाँ इलाज नहीं, तो वहाँ अबॉर्शन होता है। सवाल है, चलो हमें क्रोमोसोमल का पता लग जाता है तो हम उसका इलाज क्या मतलब हम अबॉर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये कैसे पता करते हैं? तो इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है। जैसे कोई टेस्ट नहीं है, इसके केस में हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं और पेडिग्री चार्ट की हेल्प लेते हैं। इससे हम पता लगाते हैं कि आने वाले बच्चे बीमारी है या नहीं। अगर है तो हम इस बीमारी को ठीक कर, देखो यहाँ पर हमें अबॉर्शन की नीड नहीं है, हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं थ्रू दिस जीन थेरेपी। एंड व्हाट इज जीन थेरेपी? कलेक्टिव टेक्नोलॉजी लिखा है मैंने, यानी उन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। उन सारी टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया, जीन थेरेपी। यानी कलेक्टिव मैंने लिखा है, इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होने वाली, पता नहीं कितने तरह की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ करी जाएगी, डिफरेंट फील्ड से यूज़ करी जाएगी टेक्नोलॉजी। अब इसका हमें लगता है कि हाइपोथेटिकल केस है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा नहीं हुआ है। 1990 में 4 साल की लड़की पे ये किया भी गया था और सक्सेसफुल रहा भी था। उस 4 साल की लड़की को एक प्रॉब्लम थी, एडीए डेफिशिएंसी। एडीए एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमाइनेज। तुम में से जिसे नहीं पता ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स, जानते हो एक तरह के डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं, उन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में ये काम करता है एंजाइम। तो अगर किसी की बॉडी में ये एंजाइम नहीं होगा तो उसकी बॉडी में लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो सकती। अब लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, यानी बीमार होने के चांस सबसे ज़्यादा है। यानी जिसकी बॉडी में एडी डेफिशिएंसी है उस पर्सन की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक निकलेगी, यानी बहुत जल्दी बीमार होगा वो इंसान। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो मैं बता रहा हूँ। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, नंबर 1। प्रोटीन आरएनए से बनता है, नंबर 2। एंड आरएनए डीएनए से बनता है, नंबर 3। और डीएनए एक जीन का पार्ट होता है। इसका मतलब इस एंजाइम के लिए एक जीन होगी बॉडी में जिसे एडीए जीन बोलेंगे। अगर किसी पर्सन का एडीए जीन ही खराब हो जाए तो एंजाइम ही नहीं बनाएगा, और अगर बॉडी में एंजाइम बनेगा नहीं तो लिम्फोसाइट ग्रो नहीं होंगे और पर्सन को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका इलाज क्या संभव है? इसके 2 तरीके के इलाज है। या तो आप टेम्परेरी कर दो इलाज, स्पेलिंग गलत है शायद, बट ठीक है, या इसका परमानेंट इलाज कर दो। टेम्परेरी मतलब क्या? आपने कुछ ऐसा किया कि ये पर्सन ठीक है लेकिन ये बीमारी फिर से इसकी अगली पीढ़ी में आ जाएगी, तो ये क्या हुआ? टेम्परेरी। भाई परमानेंट क्या होता है? आपने इलाज ऐसा किया ना तो इसको प्रॉब्लम होगी ना आने वाली किसी जनरेशन में प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ परमानेंट इलाज। ये नहीं कि वो ठीक है पूरी ज़िंदगी तो वो परमानेंट में काउंट होगा, वो परमानेंट में काउंट नहीं हो सकता। अब टेम्परेरी यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सेकेंड है लिम्फोसाइट कल्चर। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? देखो, हमारा पूरा ब्लड जहाँ से बनता है वो है बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? हड्डी, अगर आप में से कोई नॉन वेज हो तो आपने हड्डी के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। देखा जेल जैसे हम लगाते हैं, जेली को जेली, बिल्कुल जेली लाइक होता है। इस टिश्यू को नाम दिया गया बोन मैरो। अब इसको वैसे हम रेड बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में भी टाइप आता है रेड एंड येलो, बट यहाँ पे बात करेंगे रेड बोन मैरो की, जो बिल्कुल बोन के बिल्कुल सेंटर वाले, वो आपको बाहर से दिखेंगे नहीं। जब हड्डी को ऐसे काटोगे, हड्डी के बिल्कुल सेंटर में आपको बिल्कुल सॉफ्ट सा मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। इसी बोन मैरो से पूरा ब्लड बनता है। अगर आपके ब्लड में कोई डिफेक्ट है तो आप एक काम करो, आप बोन मैरो ही चेंज कर दो। अब बोन मैरो हेल्दी आएगा तो ब्लड भी कैसा आएगा? हेल्दी। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी पर्सन से हेल्दी बोन मैरो निकाल के इस जिसको प्रॉब्लम है, यानी जिसको एडीए डेफिशिएंसी है, आप इस पर्सन को वहाँ से एक बोन मैरो का यहाँ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बोन मैरो कहाँ मिलेगी? जितनी भी शरीर में आपकी लंबी हड्डियाँ हैं, लाइक स्टर्नम हो गया, फीमर हो गया, सॉरी ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, इन लंबी हड्डियों के अंदर आपको मिलता है बोन मैरो। यानी हर हड्डी के अंदर बोन मैरो नहीं मिलते, हाँ, मतलब इंजेक्शन से निकालते हैं ड्रिलिंग करके। तो इंजेक्शन नॉर्मली हल्के से ड्रिल करते हैं,
एक निडल टाइप में, फिर वहाँ से निकाला जाता है बोन मैरो। काटेंगे थोड़ी, ला पैर निकाल के दे, ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो बोन मैरो भाई काफ़ी लॉन्ग टर्म तक काम करता है, इन 5-10 साल तक चल जाता है, फिर दोबारा डलवाला बोन मैरो, तो यानी लाइफ टाइम ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे इसको तो ठीक कर दिया आपने, इसके बच्चों में बीमारी आएगी, वो नहीं जाने वाली। दैट्स वाई क्या हो गया, टेम्परेरी। सबसे बढ़िया लिम्फोसाइट कल्चर, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, मान के चलो एक पर्सन आता है, कहता है ही सफरिंग और शी इज सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी। मैंने कहा तेरी बॉडी में लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो रहा, यही तो पंगा है। कह रहा हाँ। मैं कहा अल्लाह अपनी बॉडी के लिम्फोसाइट दे। कह रहा क्या करोगे, तो मेरे सारे इमेच्योर हैं। मैं दे तो सही, उसकी बॉडी के लिम्फोसाइट मैंने ले लिए जो नॉन फंक्शनल है। अब मुझे पता है इन सारे लिम्फोसाइट्स के अंदर कोई भी फंक्शनल एडीजीन तो है नहीं इनके पास। मैंने एक बुलाया वायरस जिसका नाम है रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस में मैंने नॉर्मल एडीए जीन भेज दी। ये नॉर्मल एडीए जीन मेरा आरएनए है, ठीक है, लेकिन ये मेरा बहुत स्पेशल टाइप का आरएनए। ये आरएनए मैंने भेजा, वायरस के आरएनए में जोड़ दिया। यानी वायरस का आपको पता है ना, जीन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों के लिए अप्लाई करी जाती है। जीन सिर्फ डीएनए के लिए नहीं, वो आरएनए में भी अप्लाई होती है। आरएनए को भी जीन कहते हैं और डीएनए को भी। तो मैंने इस वायरस के आरएनए में मैंने अपना आरएनए जोड़ दिया, ठीक है। अब ये एक ऐसा आरएनए है जो फ्यूचर में चल के ये आरएनए उल्टा डीएनए बनाएगा। नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, बट मैंने जो आरएनए भेजा है क्या बनाएगा, डीएनए। पता है क्यों? कहो सर हमारे आरएनए में तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। अरे हमारे में नहीं है, वायरस में तो है। वायरस हमारे डीएनए को अपने डीएनए बना लेगा। अरे तो हमारा डीएनए, और क्योंकि वायरस ने इसको अपना डीएनए मान लिया है, तो वायरस अपने आरएनए के साथ तुम्हारे वाले आरएनए को क्या करेगा, डीएनए बनवा देगा। अब इसका सुनो फायदा क्या होता है। तुमने वायरस के अंदर अपना जीन लगा दिया, ये जीन लग गया। अब तुमने जिस पर्सन से लिए थे ना लिम्फोसाइट खराब वाले, अब तुम्हें इस लिम्फोसाइट पे छोड़ देने रेट्रोवायरस। अभी क्या करे रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस अपना आरएनए छोड़ेगा उस लिम्फोसाइट के अंदर, और उसका जो आरएनए है वो बनाएगा एक डीएनए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, शॉर्ट में सीडीएनए। वायरस अपना पूरा का पूरा आरएनए भेजेगा, सिर्फ आपके वाला थोड़ी भेजेगा, वो तो अपना पूरा आरएनए भेजेगा, लेकिन उसी के आरएनए में किसका आरएनए लगा है, हमारा भी लगा पड़ा है। फिर वो पूरा का पूरा आरएनए चेंज होगा पूरे के पूरे डीएनए में, और वायरस इस पूरे डीएनए को कहाँ लगा देगा, लिम्फोसाइट के डीएनए में जोड़ देगा। देख रहे हो, आपने भेजा आरएनए और सेल में लग गया डीएनए। अब आपने लिम्फोसाइट के डीएनए में एक ऐसा डीएनए जोड़ दिया जो फंक्शनल एडीए बना सकता है ना। अब थोड़ी देर में ये लगातार एक बनाएगा एंजाइम, नाम क्या है, एडी एंजाइम। जब लिम्फोसाइट में एंजाइम बनने लग गया, ये ठीक हो गया, यानी ये मैच्योर हो गया। फिर आपने क्या किया, इसको लैब में ग्रो कराया। 1 से 2 बनवाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करोड़ों नंबर बनवाए। अब लिम्फोसाइट बहुत ह्यूज हो गए। अब आपने बुलाया उसको कि भाई आ जा। कह रहे क्या हुआ, कह रहे देख मैंने तेरे से खराब वाले लिए थे, इनको सही कर दिया। अब मैं ये सारे लिम्फोसाइट उसकी बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट करूँगा, उसकी बॉडी में जैसे हेल्दी लिम्फोसाइट्स आए, उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई। अब इम्यूनिटी ठीक, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, WBC 7 दिन से ऊपर जीती नहीं है। यानी जो भी मैंने उसकी बॉडी में लिम्फोसाइट डाले हैं, 7वें दिन वो सारे मर जाएंगे। भाई WBC 7 दिन से ऊपर जीते ही नहीं है। मैंने जो उसकी बॉडी में आज छोड़े लिम्फोसाइट, आज से एग्जैक्ट 7th डे पे उसकी बॉडी में सारे लिम्फोसाइट खत्म हो जाएंगे। यानी उसके फिर से बॉडी उस वैसे पहली वाली स्टेज में आ जाएगी। मैं कहा फिर से आ जा, कोई नहीं, हमारे पास और रखे पड़े हैं। हाँ, इस केस में इसको वीकली जाना पड़ता है डॉक्टर के पास या जहाँ भी करवा रहा है इलाज। यानी इसमें वीकली विजिट बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आएगा ही, बताइए एडीए जीन के अंदर वीकली विजिट कब ज़रूरी है? फिर प्रॉब्लम है, फिर तो वही इम्यूनिटी प्रॉब्लम, फिर हाँ चांसेस ज़्यादा है। तो हम करेंगे क्या, हमने पहले उसका लिम्फोसाइट लेना है और एक वायरस को पहले हम अपना एक जीन भेज देंगे, नॉर्मल फंक्शनल एडीए जीन भेज देंगे। फिर वायरस क्या करेगा, अपना आरएनए भेजेगा सेल के अंदर, उससे बनवाएगा एक डीएनए जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उसी डीएनए को जोड़ देगा उस सेल के डीएनए के साथ। अब उस सेल के डीएनए में आपका फंक्शनल पार्ट लग चुका है। अब वो बनाएगा एंजाइम और यहाँ से वो हो गया हमारा मैच्योर। ऐसे ग्रो कराओ और बॉडी में इंजेक्ट कर दो। ये दोनों टेम्परेरी है, परमानेंट वो रहा। देखो, अगर बच्चा पैदा हो गया तो आप जेनेटिक डिजीज़ का परमानेंट इलाज नहीं कर सकते, रिमेंबर। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तब उसका आप परमानेंट इलाज कर सकते हो। जैसे हमें पता लग गया इस बच्चे में प्रॉब्लम है, तो हम उसके एम्ब्रियो के स्टेज में जाएंगे, उसके स्टेम सेल्स निकाल लेंगे, क्योंकि बॉडी बनती किससे है, इन्हीं स्टेम सेल से बनती पूरी बॉडी। अब मान लो मोरला स्टेज पे गए, मोरला में 8 से 16 तो टोटल सेल ही होते हैं। सोचो 16 के 16 सेल आपने बाहर निकाल लिए, और हर सेल के अंदर जो डिफेक्टिव एडीए जीन है
आपने डिफेक्टिव जीन निकाल दी और एक सही एडीए जीन लगा दी। ये वैसा सा नहीं है कि जैसे मान के चलो कहीं पर कुछ आपसे मिस्टेक होगी, आपने कट करके पार्ट बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे एक सही पार्ट लगा दिया। दैट इज काइंड ऑफ एडिटिंग, हम एडिट कर रहे हैं ना। और यहाँ पर आपने जीन को ही रिप्लेस कर डाला और आपने लगा दी फंक्शनल एडीए जीन लगा डाला। यहाँ पे कोई आपको और नहीं चाहिए, सीधा क्या लगा दिया आपने, जीन लगा दी, कोई टेंशन ही नहीं। अब सोचो 16 सेल में आपने ख़राब जीन निकाल के सही जीन लगा दी, है ना। अब इन 16 सेल्स को भेज दिया दोबारा से एम्ब्रियो में। अब अगर एम्ब्रियो के हर सेल में एडीए जीन है फंक्शनल, तो उससे बनने वाले बच्चे की बॉडी के हर सेल में फंक्शनल एडीए जीन होगी कि नहीं होगी। अब उसकी बॉडी में सर से लेके पाँव तक सारे जीन फंक्शनल है, तो आने वाली पीढ़ी में बीमारी कैसे हो सकती है। इसीलिए क्या है, परमानेंट इलाज है। अब यहाँ पे एक मिथ तुम अपना दूर कर लो। तुम्हें लग रहा होगा सर दुनिया की सारी जेनेटिक प्रॉब्लम के 2 तरीके हैं, टेम्परेरी परमानेंट, टेम्परेरी में 2, परमानेंट में 1। ये आप सही सोच रहे हो कि दुनिया के सारे जेनेटिक प्रॉब्लम के 2 तरीके के इलाज हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। लेकिन ये गलत सोच रहे हो कि परमानेंट में 2 टाइप होते हैं, टेम्परेरी 2 टाइप है। ये टाइप एडीए के लिए है। अगर जेनेटिक डिजीज को चेंज कर दोगे ना, तो टेम्परेरी में कुछ अलग आएगा और परमानेंट में कुछ, वो तो खैर ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन है ना। यहाँ पे अलग अलग आता है भाई। हाँ, तो ये मैंने जो बताया, ये मैंने आपको बताया कौन से केस के लिए, एडीए के लिए। अगर तुम में से किसी को याद हो, एक सीड पता है क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये एक एड्स की जैसी बीमारी है। इस बीमारी के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये जो एडीए डेफिशिएंसी है, ये सिड नाम की प्रॉब्लम किया करता है इंसानों के अंदर। एग्जाम में आएगा, कई बार ना दिमाग लगाते हैं, उनको पता, बच्चे को एडीए पता, सिड तो पता ही नहीं है। अब सिड बेसिकली सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिजीज़ कह लेना। ये ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स में आने वाली प्रॉब्लम की वजह से, उसको सिड कहते हैं। यानी एडीए डेफिशिएंसी से एक सिड नाम की बीमारी होती है। तो कई बार आपसे बोलेंगे सिड नाम की बीमारी ठीक करनी, बताइए क्या क्या तरीका है। तो घबराना नहीं है, वो आपसे एडीए डेफिशिएंसी वाली बात ही कर रहा है, ठीक है। तो कई बार एडीए डेफिशिएंसी लिख कर आएगा, कई बार आपको सिड लिख कर आएगा।